आफ्टरनून मैम। ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इन द सेंस इसमें बहुत ज्यादा आपको लैंग्वेज से रिलेटेड है, बट इतना ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बहुत कम चीजें हैं लैंग्वेज से रिलेटेड। मेनली ये बेस्ड है किस चीज पे? रिसर्च पे, है ना? जो आपके एकेडमिक रिसर्च है, एजुकेशनल रिसर्च है, उस पे बेस्ड है ये पेपर। ठीक है, 35 नंबर का आपका ये पेपर है, और इसमें बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो आपकी आप एक बीइंग अ टीचर, अब आप टीचर बनने वाले हैं, तो आपको एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, आपको क्या क्या चीजें एक्टिविटी करनी होगी, क्या क्या चीजें आपकी प्रोफेशन में आएंगी, उन सब चीजों के बारे में इसमें बात है ना? तो मतलब पूरी तरह से ये बेस्ड है रिसर्च पे, मिनी रिसर्च पे, एकेडमिक रिसर्च पे। और ये चीज है, इसमें ये बताया गया है कि आप किस तरह स्टूडेंट्स के साथ डील कर सकते हैं, है ना? चाहे उनकी रीडिंग स्किल हो, चाहे उनकी राइटिंग स्किल हो, इन सब चीजों पे। ठीक है? यस मैम। हाँ, आवाज आ रही ना आप लोग को मेरी? यस मैम आ रही है। हाँ, मैं इसका सिलेबस आपको भेज दूंगी। मैं तब तक आपको इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या होता है, हम एक टीचर हैं, तो टीचर होने के नाते हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्लासरूम में जाने से पहले प्लानिंग है, सब कुछ है, बट उससे भी जरूरी सबसे पहले होता है हमें पाठ्य पुस्तक, है ना? टेक्स्ट बुक्स, जिसकी आवश्यकता होती है हमें, और जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी चीजों के बारे में बच्चों को बता पाते हैं, ज्ञान दे पाते, पढ़ा पाते हैं ना? तो हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है पाठ्य पुस्तक की। तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता। आप सबसे पहले, आपके इसमें 2 यूनिट्स होंगी। पहली यूनिट आप लिख लीजिए, विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ना। पहला यूनिट में आएगा विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ना। गुड आफ्टरनून मैम। यूनिट में गुड आफ्टरनून। फर्स्ट यूनिट में मैम लिखना है। हाँ, इसको लिख लो, नोट कर लो, या तो फिर आप देखते जाओ, है ना? यस मैम। आपका जो पहला यूनिट लिखना है, लिख लो इस चीज को, नहीं तो देख लो। बस आपको हेडिंग मैंने दिलवाया है कि पहला आपका जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको यहाँ पे पहला यूनिट है जो उसके बारे में दिया है, जो टॉपिक है वो है विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ना, इंगेजिंग विथ सब्जेक्ट रिलेटेड रेफरेंस बुक्स, है ना? इंगेजिंग विथ सब्जेक्ट रिलेटेड रेफरेंस बुक्स, विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ना। ठीक है मैम सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट, इंगेजिंग विथ सब्जेक्ट रिलेटेड रेफरेंस बुक्स। तो जैसा कि इसमें इसका जो यूनिट, फर्स्ट 2 यूनिट है आपकी, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट, है ना? आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी कुछ आएगा, ये 2 यूनिट के बीच में आएगा। 2 यूनिट है, 35 नंबर का पेपर है, बहुत शॉर्ट कोर्स है ये, है ना? इसीलिए इसको 35 नंबर का बनाया गया है, और इसमें लिमिटेड चीजें हैं, और जो भी चीजें हैं वो आपके लिए, आप फ्यूचर में जो टीचर बनने वाले हैं उसके लिए बहुत काम की चीजें हैं इसमें। तो जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंगेजिंग विद सब्जेक्ट रिलेटेड रेफरेंस बुक्स, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बुक से रिलेटेड और क्या बोलते हैं, रेफरेंस बुक से रिलेटेड होंगी, जो आपको रिसर्च करने के लिए बहुत यूजफुल होंगी ये चीजें। इसमें जैसे कि यहाँ पे दिया है, अब पहले हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, नीड ऑफ टेक्स्ट बुक्स, नीड ऑफ टेक्स्ट बुक्स। तो इसमें दिया है कि प्राचीन काल में लिपि के आविष्कार से पूर्व, लिपि मतलब प्रिंट, जो लिखने के आविष्कार से पूर्व मतलब पहले भाषा की शिक्षा मौखिक ही थी। मतलब जो लैंग्वेज एजुकेशन थी वो क्या थी? मौखिक थी, है ना? ओरल थी, आपको बोल बोल के सिखाया जाता था। और लिपि का आविष्कार हो जाने पर हस्तलिखित पांडुलिपियों का प्रयोग होने लगा। मतलब जब लिखाई का या लिखने का आविष्कार हुआ,
तो उसके बाद क्या हुआ, हस्तलिखित पांडुलिपियां। पांडुलिपियां पता होंगी ना आपको, अभी भी कहीं कहीं किसी न किसी म्यूजियम में और कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी चीजें रखी होंगी। पांडुलिपि बनाई जाती थी उनको, कोई पत्र होते, ताम्र पत्र और कुछ ऐसे लकड़ियां होती जिन पे लिखे जाते थे और पत्तों पे, है ना। तो पांडुलिपियां का प्रयोग होने लगा, जिनको बना के रखा जाने लगा, जो आगे जिनको पढ़ के शिक्षा दी जा सके। किंतु हाथ से लिखकर ग्रंथ तैयार करने में बड़ा परिश्रम होता था, अतः पाठ्य पुस्तकों का प्रचलन उस रूप में नहीं हो पाया जिस रूप में आज है ना। पांडुलिपियां कम हुआ करती थी, अतः अध्यापक मौखिक रूप से पढ़ा देता था, मतलब पांडुलिपि से देख देख के अध्यापक जो होते थे, शिक्षक, वो पढ़ा देते थे। और फिर पढ़ाने के बाद में फिर जो छात्र होते थे उनको वो चीजें जो पढ़ाई गई है पांडुलिपि के द्वारा, उनको अपने दिमाग में रखना होता था, है ना, रटना होता था। तो फिर उसके बाद में पांडुलिपियां कम हुआ करती थी, हाँ, फिर ये चीज हुई। उसके बाद में छात्र उस सामग्री को याद कर लिया करते थे जो मुद्रण कला के आविष्कार ने पाठ्यपुस्तकों को सुलभ बना दिया है। उन चीजों को क्या करते थे स्टूडेंट, जो होते थे शिष्य, वो याद कर लिया करते थे, पांडुलिपि से बोला जाता था। पर फिर मुद्रण कला ही, जो प्रिंटिंग आया, मुद्रण की कला आई, उसके बाद क्या हो गया, पाठ्यपुस्तक सुलभ हो गए, मतलब बहुत सरल हो गए, उनको बहुत सरल बना दिया गया और धीरे धीरे पुस्तकें संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का आधार बन गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जितनी भी शिक्षा प्रणाली है, जितनी भी शिक्षण विधि है, उन सब में जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक्स है, उनको बहुत उनको बेस बनाया गया, उनको ही आधार मान के पढ़ाया गया आगे, है ना। तो हम जो जैसे कि हम यहाँ बात करें, हेडिंग हमारी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता, नीड्स ऑफ टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे जैसे कि दिया है कि पहली आवश्यकता यहाँ पे क्या दी गई है कि पाठ्य पुस्तकों में अनेक प्रकार की सूचनाएं एक ही स्थान पे मिल जाती है, अतः सूचनाओं के संदर्भ के लिए इनकी आवश्यकता होती है। मतलब सूचना इन द सेंस, सूचनाओं का मतलब यहाँ पे, सूचनाओं से यहाँ पे मतलब है ज्ञान से, है ना। सारे तरह के ज्ञान हमें एक ही जगह पे मिल जाती हैं, तो उसके लिए भी हमें अपने अपने सूचनाओं के संग्रह के लिए, अपने कलेक्शन के लिए हमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है ना, इसलिए जरूरी हो गया पाठ्य पुस्तक। फिर दूसरी आवश्यकता यह है कि इसके प्रयोग से पाठ को पढ़ने और पढ़ाने में सहायता मिलती है। और सीधी सी बात है, जैसे कि आप लोग भी ये चीज समझते हैं कि जब पाठ्य पुस्तक होता है तो उसकी सहायता से, अब जैसे कि आप लोग को भी अब 3rd सेम में आप लोग जब जाएंगे तो आपको पाठ्य पुस्तक की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि आप अगर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं स्कूल्स में, तो आपको किस तरीके से पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हुए अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाना है ना। ये चीज आपको देखना होगा। और पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता तो अभी से पढ़ने लग जाएगी आपको, अभी जो आप लेसन प्लान तैयार करेंगे अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना, तो उसके लिए आपको पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होने लगेगी। ठीक है। इसमें दिया पठित पाठ को पुनः स्मरण करने और कराने के लिए भी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो हमने जो भी कुछ पढ़ा है, अगर हमसे लग रहा है हम कंफ्यूज हो रहे हैं या कुछ भूल रहे हैं, तो हमको दोबारा उस चीज को याद करने के लिए भी पाठ्य पुस्तक बहुत सहायता करते हैं। फिर छात्रों को गृह कार्य देने में इनकी सुविधा होती है। जब टीचर्स, है ना, टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को गृह कार्य देते हैं, है ना, और उनको होमवर्क देते हैं, तो उस होमवर्क को पूरा करने के लिए जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, पाठ्य पुस्तक होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको आवश्यकता पता है, आपने पहले भी पढ़ा है पाठ्य पुस्तक के बारे में, क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, तो आपको पता है, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो इसको आप और अच्छे से देख लेना। और पाठ्य पुस्तक इसमें सबसे जरूरी चीज लास्ट में पॉइंट दिया है, पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य नहीं, है ना। मतलब कि वो साधन है, आपको कहीं जाना है तो उसके लिए वो एक साधन का काम करेगा, पर आपको कोशिश खुद से करनी है ना। अगर आपको कहीं तक पहुंचना है तो एक साधन के रूप में सहायता करेगा, पर वहां पहुंचने के लिए खड़े होके चलना वो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से बताया गया है। तो फर्स्ट हेडिंग पहले डालो, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, नीड ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ये हो गया।
फिर है पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य। यस मैम। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य, अगली हेडिंग डालो, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्स्ट बुक्स। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तक क्या है, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो इससे रिलेटेड यही चीज बताना है। मतलब इसमें यहाँ पे जैसे कि आपको भी पता है पाठ्य पुस्तक क्या है, जिसमें से हम अपने ज्ञान की जरूरी चीजें हासिल कर सकते हैं, जो हमें लाभ पहुंचा सकते हैं, है ना, शिक्षा के लिए, उसे हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन में प्रमुख साधन के रूप में निश्चित जो एक मतलब क्या बोलना चाहिए, हमें जितना चाहिए बैलेंस, हमें जितनी जरूरत है उतनी शिक्षा देने के काम आने वाली चीज को हम पाठ्य पुस्तक कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जैसे कि ये चीज भी दी है कि पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, जैसे कि प्रकार उसकी आवश्यकता है उसी तरह ये भी है। तो इसको हेडिंग लिख लो इसमें, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्स्ट बुक्स। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता साधन के रूप में होता है ना, और पाठ्य पुस्तकों को साधन माना गया है संपूर्ण शिक्षा को किताबी रूप से ग्रहण करने के लिए। और यहाँ पे आगे दिया गया है कि इसको उद्देश्य के रूप में किस प्रकार देखा गया है, तो बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, मतलब एक पाठ्य पुस्तक का काम होता है कि जो छात्र है उनकी कल्पना शक्ति को और विकसित करना, उनमें और विकास लाना। फिर उसी तरह दूसरा उद्देश्य है उन्हें विषय विविधता एवं विभिन्नता के दर्शन कराना, उसे विषय के अंदर कितनी विभिन्नता है, कितनी विविधता है, इस बारे में ज्ञात कराने के लिए पाठ्य पुस्तक सबसे अच्छा साधन है। फिर है तीसरा उद्देश्य है उनके ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना, मतलब उन्हें जितना भी ज्ञान है उस चीज को और विस्तृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक मदद करते हैं। पाठ्य पुस्तक की मदद से उनका ज्ञान और ज्यादा विस्तृत होता और फैलता है, ये एक उद्देश्य हो गया। फिर अगला उद्देश्य इसमें ये है कि ज्ञान को व्यवहार, वो उन्होंने जो भी कुछ छात्रों ने पढ़ा है उसको किस तरह उसको प्रैक्टिकली यूज करें, किस तरह व्यवहारिक बनाए, इस चीज के लिए प्रेरणा देना, ये भी पाठ्य पुस्तक का काम है ना, ये भी एक उद्देश्य है। फिर उसके बाद में है कि उनमें शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा, सत्य और असत्य का विवेक जागृत करना, मतलब किताब जो होती है, पाठ्य पुस्तक जो होती है, उनका उद्देश्य ये सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि जो भी पढ़ रहा है, जो भी पढ़ने वाला है, उसको सही और गलत, सत्य और असत्य, है ना, इन सब चीजों का ज्ञान करा सके, उनको ये बता सके कि किस तरीके से वो चुनाव करे, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो ये हो गया। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, पाठ्य पुस्तकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक। हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स। अब जो ये पाठ्य पुस्तक होते हैं, इनको दो प्रकार का बताया गया है यहाँ पे। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पाठ्य पुस्तक को यहाँ पे दो प्रकार का बताया गया है। एक मिनट, मैं दूसरी बुक में भी एक बार देख लूं। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। बुक नहीं है आप लोग के पास? कुछ लोगों के पास होगी, कुछ लोग नहीं, वो तो चलो ठीक है, हम लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे ना बेटा, यहाँ पे हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि आप अगर क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको, मतलब आप फिंगर टीचर, आपके लिए आपके हिसाब से कितनी टाइप होने चाहिए, ऐसे तो कितने टाइप के बुक्स है ना, वो तो हमने पहले भी पढ़ा है, बहुत तरह के बुक्स होती हैं, बहुत टाइप्स होते हैं बुक्स के,
उपन्यास होते हैं, कहानियां होती है, एकांकी होती है ना, ऐसे कहानियां और बुक्स के बहुत प्रकार होते हैं किताबों के। पर यहाँ पे दूसरी बात कर रही हूँ मैं, तो ये चीज अभी छोड़ देती हूँ, मैं थोड़ा सा और कंफर्म कर लेती हूँ, फिर मैं बताऊंगी आपको, है ना। मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं कुछ भी बता दूं आपको और फिर आप वो चीज को एकदम उसको फॉलो करें, ये चीज नहीं है ना। थोड़ा सा रुक के हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक। यस। हाँ, आप लोग मुझे याद दिला देना, मैं आपको बताऊंगी कि ये टेक्स्ट बुक्स के टाइप्स कितने हैं, है ना। ये मैं थोड़ा सा और देख लूँ, दूसरी एक आध और बुक है मेरे पास, है ना, उसमें और मैं एक बार देख लूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगली हेडिंग डालो, क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट बुक्स। क्वालिटीज ऑफ, इसमें इसीलिए मुझे बताना जरूरी है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा होगा, है ना। यस मैम। फर्स्ट सेम में पढ़ा है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। यस मैम पढ़ा। हाँ, तो वो टोटली इससे डिफरेंट। भाग्य नेट चालू करो। बिल्कुल उससे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से बिल्कुल अलग है ये चीज। इसके जितने भी अंदर के हेडिंग, सब हेडिंग है, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सब अलग है ना। ओके मैम। हाँ, तो इसको उसके साथ बिल्कुल कंपेयर मत करना, वो चीज अलग है। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट बुक्स। तो क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट बुक्स जो होता है, ये भी सिमिलर वही चीज है जो चीज मतलब हमने पहले भी देखी थी, है ना। टेक्स्ट बुक्स की क्वालिटीज जो होती हैं, वो हमने जो क्राइटेरिया देखा था ना, मानदंड, लास्ट टाइम आपने पढ़ा था ना, क्राइटेरियाज ऑफ टेक्स्ट बुक्स आपने देखा था लास्ट टाइम, मैंने बताए थे पॉइंट्स। यस मैम। फर्स्ट टाइम में आपको बताए थे मैंने, तो सेम चीजें आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम पॉइंट यहाँ पे भी अप्लाइड होते हैं, वो चीजें सेम चीजें यहाँ पर भी आप उन चीजों को देख सकते हैं। मैम आपने बताया था नेम ऑफ टेक्स्ट बुक, ऑथर, इंडेक्स, ये सब बताया था आपने। हाँ, ये सारी चीजें यहाँ पर भी होंगी, है ना। ओके मैम। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को इसके नोट्स बता दूंगी। हेडिंग बस डाल लो आप लोग कि पाठ्य पुस्तकों की गुण, ये चीज पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये, है ना। क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ये हेडिंग डाल लो, पाठ्य पुस्तक के गुण, और इसके बारे में मैं आपको इसके जो नोट्स है वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। यस मैम। यस मैम। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे वही चीज आ गई, पाठ्य पुस्तकों का चयन, है ना, सिलेक्शन या क्राइटेरिया, सेम चीज है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में हम इसकी अगली हेडिंग आप डालो, विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ना। विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ना, ये हेडिंग डाल लो आप। मैम इंग्लिश में भी बोल दीजिए। कॉम्बिनेशन विद सब्जेक्ट बेस्ड रेफरेंस बुक्स। विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ना, कॉम्बिनेशन विद सब्जेक्ट बेस्ड रेफरेंस बुक्स, है ना। तो इसमें जो बताया गया वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये फिर भी ये नॉर्मल सी चीजें, ये टॉपिक इसलिए मैंने बता दिया कि हो सकता अगर आएगा तो ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद मैं जो इम्पोर्टेंट चीजें वो बताऊंगी। इसमें जैसे कि बताया गया है कि छात्रों को के कौशलों का विकास करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, मतलब जो छात्र, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनकी एजुकेशन में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और ज्यादा गुणवत्ता के विकास के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए
जो टीचर्स होते हैं ना, अध्यापकों, जो टीचर होते, जो स्टूडेंट टीचर्स होते, छात्र अध्यापकों को उनके विषय के आधार पर समूहों में विभाजित कर देना चाहिए। ठीक है, जितने भी जो स्टूडेंट टीचर है, मैंने बताया था आपको कि जैसा कि ये सब्जेक्ट जो है पूरी तरह बेस्ड है स्टूडेंट टीचर्स के लिए, जो फ्यूचर में टीचर बनने वाले है ना। तो यहाँ पे वही चीज दी है, सुधार लाने के लिए छात्र अध्यापकों को उनके विषय के आधार पर समूहों में विभाजित कर देना चाहिए, और विषय आधारित समूह होने से वे अपने अपने विषय की पुस्तकों तथा विषय की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और अपने क्षेत्र विशेष में अन्वेषण मतलब खोज कार्यों के लिए संदर्भ पुस्तकों की उपलब्धता को भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि जो चीज अब आपको बताई गई, आपको ये चीज पूरी तरह ये चीज इंडिकेट कर रही है उस चीज के लिए कि आपकी ग्रेजुएशन बेस पे जो आपको सब्जेक्ट अलॉट हुए हैं, है ना, सिविक्स, मैंने बताया ना आपको, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको अलॉट हो गए अभी, कि अभी टाइम है अलॉट होने में? मैं तो अभी अलॉट छुट्टी मैम हो गए ना, क्योंकि मैं तो अभी छुट्टी पे थी, इसीलिए मुझे पता नहीं था ये चीजें, है ना। तो ये जो अलॉट हुए हैं, तो आपको क्यों हुए हैं, इससे क्या होगा, पर्टिकुलर आप छोटे समूह में, मतलब आपका समूह बन गया है, ज्योग्राफी वाले अलग हो गए हैं, इकोनॉमिक्स वाले अलग है, कॉमर्स वाले अलग ग्रुप हो गए, है ना। तो यहाँ पे जो बात कही गई इसको समझना कि आपकी गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए छात्र अध्यापकों को उनके विषय के आधार पर समूहों में विभाजित कर दिया गया है, मतलब उनके ग्रुप्स बना दिए गए हैं, और विषय की अच्छी तरह से वो समझ सके और अपने क्षेत्र विशेष में नई खोज कर सके, नई चीजें ला सके। इसके लिए उनको मतलब ये जो है विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ना जो है, इस चीज के बारे में बताया गया कि विषय आधारित जितनी भी पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, जितनी भी चीजें, उनसे जुड़ाव, इस चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद में अनुसंधान कार्यों के संदर्भ में पुस्तकों की विशेष उपयोगिता होती है, और शिक्षक तथा छात्र दोनों को ही शोध के लिए ऐसे प्रकरणों का चयन नहीं करना चाहिए जहां संदर्भ पुस्तकें प्राप्त ना हो सके, और शोध किसी भी विषय का हो, हम बिना संदर्भ पुस्तकों की सहायता से उसे पूरा नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे ये चीज बोला गया है कि कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के लिए आपको पाठ्य पुस्तक या फिर बुक्स की आवश्यकता पड़ती है, और रेफरेंस बुक्स, जो संदर्भ पुस्तकें जिनमें उस खोज के बारे में पहले से ही जरूरी चीजें दी हो, उन पुस्तकों के बिना हम ये कार्य नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो है आपको जो लेसन प्लान बनाना है, जो नई चीजें आपको प्रस्तावना, प्रश्न, जो भी चीजें आएंगी उसमें लेसन प्लान के अंदर, उन चीजों के लिए आपको पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे बताई गई है। इस चीज को और अच्छे से मैं नोट्स दे दूंगी, तो आप पढ़ लेना इसको, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे। पहले आप एक हेडिंग डाल के रख लो, और ये चीज आपको भी पता है, अब मिल भी जाएगा आपको, नोट्स भी दे दूंगी मैं। शिक्षक के गुण तथा विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ टीचर एंड टीचर, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ टीचर। क्वालिटीज ऑफ टीचर, शिक्षक के गुण और विशेषताएं, लिख लिया आपने? यस मैम। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं क्या? पहले पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में क्या शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए? नो मैम। यस मैम, पढ़ा है। पढ़ा है ना? Yes, क्वालिटीज ऑफ टीचर्स पढ़ा है इसको, मेरे को मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। चलो पढ़ा है, ठीक है, नहीं तो मैं इसके पॉइंट्स लिखा दूंगी, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप इस चीज को देख सकते हैं। हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में और मैं एक बार देख लूंगी, और इसके दोनों के नोट्स, हाँ, क्वालिटीज ऑफ टीचर्स ये दिया हुआ है ना।
जैसे कि इसमें यहाँ पे दिया है व्यवसाय में दक्ष, मतलब उसका जो प्रोफेशन है उसमें वो एक्सपर्ट हो, उसको उस चीज के बारे में पता हो, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान हो उसे, है ना। जैसे कि एक टीचर है तो उसे ये पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से किस तरह अलग है, किस तरह भिन्न है, इस चीज के बारे में उसे पता होना चाहिए। अपने विषय के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, है ना, उसकी पर्सनैलिटी इफेक्टिव होनी चाहिए, बालकों के प्रति सहानुभूति, उसको बच्चों के साथ बहुत ज्यादा, छात्रों के साथ बहुत ज्यादा सहानुभूति होनी चाहिए, मतलब उसको एक इमोशनली उसका एक अटैचमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो उनकी हर प्रॉब्लम्स को समझ सके। और अपने व्यवसाय के प्रति रुचि होनी चाहिए, उसको अपने प्रोफेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, तभी वो बता सकेगा। पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर, और मतलब ये सारी चीजें, बहुत सारी, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ का ठीक होना चाहिए, सब चीजें इसमें बताई गई है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे, हेडिंग डाल ली आपने, मैंने जो बताया आपको शिक्षक के गुण। यस मैम। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ इसको ना लिख लो आप, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ इसको बस नोट कर लो, क्योंकि यही चीजें आपको बस पढ़ना है। अब हम रिसर्च की बात करेंगे कि अनुसंधान क्या है ना। अनुसंधान, रिसर्च, यहाँ पे आप हेडिंग डालो मीनिंग ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का अर्थ। हम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मीनिंग ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का अर्थ, अनुसंधान क्या है ना, अनुसंधान का अर्थ। आप हेडिंग डाल लो। अब इसमें जैसे सीधी सी भाषा में दिया गया है, किसी भी चीज की खोज करना, समस्याओं के समाधान के लिए उसको किसी एक विधि के द्वारा खोज करना अनुसंधान कहलाता। और सरल शब्दों में ये दिया है, मुनरो ने कहा है कि अनुसंधान समस्याओं को सुलझाने की वह विधि है जिसमें सुझावों की पुष्टि तथ्य द्वारा की जाती है। मतलब कंटेंट क्या लिए गए हैं कि पुष्टि की जाती है, और आपको रिसर्च करना है, मैंने आपको बताया है ना। तो अब मैं आपको टॉपिक दूंगी सबको एक एक, उस पे आप एक एक रिसर्च वर्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम अब हम यहाँ पे अनुसंधान की बात कर रहे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो मैं टॉपिक आपको नोट करके भेज दूंगी, उसमें से जिसको जिस टॉपिक पे रिसर्च करना है वो अपना टॉपिक बताता जाएगा मेरे को, ठीक है। यस मैम। हाँ, उस पे आपको रिसर्च करना है। आपके आसपास बच्चे होंगे, आपके घर पे बच्चे होंगे, तो उनसे भी आप इस तरह की हेल्प ले सकते हैं। प्रॉब्लम्स जो भी कुछ होगी वो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आज क्लास खत्म करती हूँ, ये मैं आपको रिसर्च के बारे में कल बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एक सेकेंड, अभी लेफ्ट नहीं होना, अभी यस रुको, 2 मिनट में अटेंडेंस ले लूं।